नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू होगा और इसका आधिकारिक ऐलान लोकसभा सचिवालय ने कर दिया है। बजट सत्र 29 जनवरी 2021 से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट का ये सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और उसके बाद 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 15 फरवरी तक पहला सत्र का जो पहला हिस्सा वो चलेगा और इसके बाद एक ब्रेक होगा और उसके बाद दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। समझेंगे कि इस बजट सत्र में ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या होंगे, किस तरीके से ये संपन्न होगा पिछली बार की तरह कोरोना काल में उन हिदायतों के साथ, सावधानियों के साथ, और दूसरा बजट को लेकर किस तरीके के चैलेंज और क्या चुनौतियां होंगी और क्या एजेंडे में होगा सरकार के पास। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है प्रदीप जी। हमारे साथ PRS से हेड ऑफ आउटरीच कार्यक्रम चक्षु राय जी हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही द बिजनेस स्टैंडर्ड से कंसल्टिंग एडिटर शुभम भट्टाचार्य जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चक्षु जी आपसे करना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से अगर हम इस सत्र को देखें, अब जबकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, क्या इस वक्त अगर जो टाइमलाइन है वो हर बार की तरह बजट सत्र से मैच करती हुई दिख रही है या कुछ फेरबदल दिख रहा है कोरोना के चलते? और ऑपरेशनल जो चैलेंजेस होंगे वो इस बार किस तरीके से अलग होंगे अगर पिछले बजट सत्र को हम देखें तो? कविंद जी, जो सेशन का अनाउंसमेंट आया है, ये पिछले कुछ सालों में जो बजट सत्र जो शुरू होता है वो लगभग इसी समय शुरू होता है। बजट की जो प्रेजेंटेशन का डेट है वो फिक्स कर दिया गया है, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये साल का पहला सत्र होता है तो इसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। तो 1 फरवरी से पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और उसके बाद फिर बजट सत्र शुरू होता है। आपने कहा बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा फरवरी में चलेगा, उसके बाद 3 हफ्ते का बीच में उसमें अंतराल आएगा, उसके बाद हाउस फिर आएंगे। ये अंतराल इसलिए रहता है ताकि जो अलग-अलग मिनिस्ट्रियां हैं उनकी क्या बजटरी रिक्वायरमेंट है जो वो संसद को देती हैं, उसके ऊपर संसदीय समितियां डिस्कस कर सकें। ऑपरेशनल चैलेंजेस थोड़े से पिछले बजट सेशन के मुकाबले में इस बार ज़्यादा रहेंगे और वो इसलिए रहेंगे क्योंकि दोनों सदनों के पास समय थोड़ा-सा कम रहेगा। राज्यसभा का समय तो काफ़ी सीमित रहेगा क्योंकि राज्यसभा सुबह मिलकर 2 बजे तक उसको अपना काम खत्म करना पड़ेगा। लोकसभा के पास पिछले मॉनसून सत्र में हमने देखा था कि थोड़ा-सा ज़्यादा रियायत रहती है कि वो शाम को अपना सेशन शुरू करें और देर रात तक बैठ सकें। क्योंकि हाउस की क्लीनिंग और सैनिटेशन की बात होती है, इसलिए राज्यसभा का जो समय है 2 बजे के बाद से ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता है। तो एक वो समय की जो पाबंदी रहेगी वो थोड़ी-सी राज्यसभा के ऊपर ज़्यादा रहेगी, लोकसभा के ऊपर थोड़ी-सी कम रहेगी। एक चीज़ ये हुई। दूसरा थोड़ा-सा ये रहेगा, इस बार जो बजट जहाँ तक सुनने में आया है वो पूरा डिजिटल होगा। क्या संसद सदस्यों को बजट की हार्ड कॉपी मिलेगी, कैसे उसको पढ़ेंगे, तो एक वो थोड़ा-सा एक लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। बट काफ़ी संसद सदस्यों के पास आईपैड या एक रीडिंग डिवाइस रहता है तो उसपे शायद वो पढ़ पाएँगे। पेपरलेस पार्लियामेंट काफ़ी हो गई है तो एक वो एडवांटेज भी रहेगा कि ज़्यादा चीज़ें छूनी नहीं पड़ेंगी। बट ओवरऑल जो सेशन जिस तरह से अनाउंस किया गया है वो लगभग बाकी सेशनों की तरह ही है। सिर्फ एक उसमें ये थोड़ी-सी अलग चीज़ रह गई है कि जिस तरह से मॉनसून सत्र हुआ था उसी तरह से सब लोग अलग-अलग जगहों पर बैठेंगे। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में बैठेंगे, 2 हिस्सों में सदन होगा। एक थोड़ी-सी आसानी ये रह गई है कि इस बार मेरे ख्याल से सैटरडे और संडे को दोनों हाउस की बैठकें नहीं होंगी। तो जो संसद का सेक्रेटेरिएट है उसको भी थोड़ा-सा एक ब्रीदिंग रूम मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि ये जो बजट सेशन रहता है ये सबसे बड़ा सेशन रहता है साल का और इसमें बजट के अलावा विधायी कार्रवाई भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये मैं इस सेशन को लगभग इस लॉजिस्टिक्स के आईने से, इस लेंस से देख रहा हूँ। जी शुभमय, क्योंकि बजट सत्र और जब हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो रही है और हालांकि जैसा कि कहा चक्षु जी ने कि जो पिछला सत्र हुआ था कमोबेश सिटिंग अरेंजमेंट और जो टाइमिंग है कुछ
उसी तरीके से उसी पैटर्न पर नजर आएगी। लेकिन बजट में वो क्या एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है जिस तरीके से पार्टिसिपेशन मैं कहूँ, चाहे पार्टियों का या फिर मेंबर्स का, दोनों ही सत्रों में वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है बजट के दरमियान। कविन जी, जैसे अभी चक्षु जी ने बताया कि इस बारी के जो सत्र है उस सत्र में कई सारे एडवांटेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पिछले बारी भी इन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उनमें जो सही उतरे हैं उनको पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स उसको बरकरार रख रहे हैं, जो नहीं है उनको विड्रॉ कर रहे हैं। एक आध फिर भी छोटी छोटी अड़चने आएंगे, जैसे मैं सोच रहा था कि बजट का जब स्पीच होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच पढ़ते हैं और उसके बाद जाके राज्यसभा में वो स्पीच को टेबल करते हैं। लेकिन इस बारी चूंकि राज्यसभा का सेशन साइमल्टेनियस नहीं होगा तो मुझे लगता है वो अगले दिन ही करना पड़ेगा, या कुछ और शायद चक्षु जी इस पर बता पाएंगे कि उसको किस तरह से देखा जाएगा कि वो साइमल्टेनियस टेबलिंग, यानी कि जो पार्लियामेंट में लोकसभा में स्पीच पढ़ने के बाद वित्त मंत्री किस तरीके से जाके बात करते हैं उस पर शायद इस तरह की छोटी छोटी चीजें को एडजस्ट करना पड़ेगा। साथ में ये है कि बजट में बहुत सारे जो पहलुओं पर जो जिक्र होता है, जो आलोचना होता है, वो आलोचना इसलिए हो पाता है क्योंकि मेंबर्स के पास समय रहता है सारे जर्नलिस्ट के साथ, बाकी सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं सबके साथ मिलने का, बातचीत करने का। वो चूंकि इस बारी कोविड की वजह से उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, इसलिए वो एक स्रोत कुछ हद तक बंद हो जाता है। और ये लेकिन ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो अभी इस वक्त जो हालात है उसमें ये बाधक को मान के ही चलना पड़ेगा। और तीसरा चीज है कि स्टैंडिंग कमिटी में भी बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं अपना सिद्धांत देने के लिए, अपने मेंबर से मिलने के लिए। ये इन पर भी लगाम तो नहीं है, लेकिन इन पर मेंबर्स भी और कई हद तक पार्लियामेंट में भी जो कमिटी मीटिंग्स है उस पर उनको आना मुश्किल होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो जिसे कहते हैं डिस्कोर्स या डिबेट का जो क्षेत्र है वो कुछ हद तक सीमित हो जाता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले सत्र में और तमाम चुनौतियों के बावजूद जो इंतज़ाम किए गए और जो टाइमिंग सेट की गई लोकसभा और राज्यसभा की सदन की, उस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से मैंने उसका आउटपुट भी देखा था। लेकिन जैसा कि कहा शुभमा ने कि बहुत महत्वपूर्ण यह है कि बजट में जो थोड़ा सा तरीका है बहस का या चर्चा का और जिस तरीके से वो रखा जाता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन या चैलेंज आपको लगता है कि चुनौती हो सकती है सत्ता पक्ष के लिए भी या विपक्षी दलों के लिए भी और बाकी मेंबर्स के लिए भी? कविन जी, मेरा मानना है कि ये जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है जो पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा था, सत्र में भी कुछ होंगी, तो कोरोना की वजह से जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसकी वजह से, लेकिन हमको लगता है कि विपक्ष के लिए ज्यादा समस्या हो। इस समय जो राजनीति है देश में, आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। इसी दौरान जब सत्र चल रहा होगा उसी दौरान होंगे, चुनाव का प्रचार भी चल रहा होगा, किसान आंदोलन चल रहा है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, 100 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा संकट जो है शायद ही आया हो। उसके बीच में ये पहला बजट होगा इस बड़े आर्थिक संकट के बाद। विपक्ष ज्यादा हमलावर होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बात तो निश्चित रूप से है कि जो पिछला सत्र गया उसमें जिस तरह से सदन चला, सदन की कार्यवाही चली, जितना प्रोडक्टिव रहा, उन सबको देखते हुए ये उम्मीद की जानी चाहिए ये सत्र भी बेहतर रहेगा। लेकिन विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए भी एक चुनौती होती है, समस्या होती है कि इस तरह की स्थिति में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की। बजट सरकार के लिए मुझे लगता है कि उसके दूसरे कार्यकाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और पार्टी के नेतृत्व की बात करें तो उसके लिहाज से भी। आगे का रोड मैप क्या होगा, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी,
राजनीति उसको कितना प्रभावित करेगी, ये सब मुद्दे जो है सत्र में आपको चर्चा में दिखाई देंगे। चक्षु जी, अगर एजेंडे के नज़रिए से देखें, क्या महत्वपूर्ण बिल या फिर ऐसे अध्यादेश आपको लगता है कि जो इस सत्र में बजट के साथ साथ, क्योंकि बजट तो सबसे मेजर रहेगा ही, इस पर चर्चा होगी और बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाएगा कि किस तरीके से, जैसे कि कहा प्रदीप जी ने, कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं करीब 100 सालों में अपने सबसे लोएस्ट साइड पर नज़र आ रही हैं, उससे बाहर निकालने के लिए क्या रोड मैप दिखता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उसके साथ किस तरीके से एसोसिएट करती हैं, सुझाव या आलोचना या विरोध के साथ खड़ी होती हैं। कविंद्र जी, अगर ये बजट सेशन देखा जाए तो इसमें जो संसद का बिजनेस रहेगा उसका एक फ्लो रहेगा थोड़ा सा, और मैं आपको वो फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा 29 तारीख को। 1 तारीख को बजट की प्रस्तुति होगी। बजट की प्रस्तुति के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू होगा दोनों सदनों में। वो धन्यवाद प्रस्ताव उसका खत्म, प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे दोनों सदनों में, और उसके बाद फिर जनरल बजट पर डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो जो बजट सेशन का पहला हाफ है उसमें मूलतः रूप से ये 2 चीजें होंगी। बट बजट सेशन में सिर्फ बजट तो हावी रहता ही रहता है, बट विधायी कार्रवाई भी काफी रहती है। विधायी कार्रवाई में मॉनसून सत्र के बाद से लेके अब तक कुछ 35 या 36 बिल विधेयक दोनों हाउसेस में पेंडिंग है, पार्लियामेंट में पेंडिंग है। अब इसकी एक थोड़ी सी कैटेगरी भी है। मॉनसून सत्र से लेके अब तक कुछ 4 अध्यादेश आए हैं, तो सरकार को वो भी पास करने पड़ेंगे। तो 4 अध्यादेश हो गए। मॉनसून सत्र में 3 बिल भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे फैक्टरिंग अमेंडमेंट बिल, ART अमेंडमेंट बिल। इनको भी सरकार डिस्कस करने की कोशिश करेगी। कुछ बिल संसदीय समितियों के पास पेंडिंग थे, जैसे कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, DNA अमेंडमेंट बिल। इनकी रिपोर्ट शायद सदन सत्र शुरू होने से पहले आ सकती है, तो इनके ऊपर भी चर्चा होगी। तो इस तरह से, और कुछ बिल ऐसे थे जो कि एक हाउस में पास हो गए थे और दूसरे हाउस में पेंडिंग थे, तो जैसे सरोगेसी हो गया या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल हो गया, तो इन पर भी चर्चा रहेगी। और ये सारी चर्चाएं मुझे लगता है कि सदन सत्र के दूसरे भाग में होंगी, जब राष्ट्रपति अभिभाषण और जनरल बजट पर चर्चा हो जाएगी। और जब दूसरा हाफ बजट सेशन का शुरू होगा तो उसकी शुरुआत होगी मिनिस्टरों के डिमांड फॉर ग्रांट्स के चर्चा के ऊपर। तो कुछ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां दोनों हाउसेस सेलेक्ट करती हैं और उनकी क्या डिमांड है, कितना वो पैसा चाहती हैं इस साल के बजट में, उस पर चर्चा होती है। और वो चर्चा 1 हफ्ते तक चलती है और उसके बाद जितनी बाकी की डिमांड्स हैं उनको गिलिटीन कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उनको बिना चर्चा के पास कर दिया जाता है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होते हैं, फिर फाइनेंस बिल पास होता है। तो ये एक लंबी कार्रवाई रहेगी बजट को लेके और विधायी कार्रवाई को लेके, जो कि इस सत्र में पूरी करनी रहेगी। प्रदीप जी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जैसे आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण होगा ये सत्र, और कई सारे बड़े मुद्दे जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें या कुछ पुराने ऐसे अध्यादेश जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं उनको लाना, और तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था के नज़रिए से सरकार के आगे के कदम। लेकिन जो फ्लोर मैनेजमेंट है जिसकी आपने बात कही, फिलहाल अगर पिछले सत्र को देखें तो वहाँ पर सरकार के लिए कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है फ्लोर मैनेजमेंट में। और क्या कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है उसके बाद जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और एक साथ न बैठने का फायदा ज़्यादा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसी स्थिति में फायदा जो है वो रूलिंग पार्टी को ज्यादा होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। विपक्ष का उस तरह से जो हमला है वो उसकी ताकत कम हो जाती है। और एक नुकसान भी होता है रूलिंग पार्टी का, जैसे बजट सत्र होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे। फुल हाउस रहता है, एक सदन एक जगह रहता है, सारे सदस्य रहते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। और इस स्थिति में कुछ सदस्य एक सदन में बैठे हैं, कुछ दूसरे सदन में बैठे हैं, तो इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए ज्यादा जो संसद के बाहर लोग देखते हैं तो वैसे भी टीवी पर देखते हैं, उसका इम्पैक्ट उस तरह का होता है। निश्चित रूप से इस बजट सत्र में आपको राजनीतिक रूप से राजनीतिक गर्मी बहुत दिखाई देगी।
विपक्ष काफी दिन से इस तैयारी में है सरकार को घेरने की, और सरकार के पास भी बताने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर बजट ऐसा होता है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शायद 2-3 बार कह चुकी हैं, 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा। अगर ऐसा होता है तो सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, तो अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा में ले जाने के लिए, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को, विकास की दर को बढ़ाने वाला होता है। तो उस पर लोगों की नजर रहेगी कि इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट पर की रहती है, या ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है वो फिस्कल डेफिसिट को एक साल के लिए भूल जाएगी। ये सब मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष की बड़ी पैनी नजर होगी। विपक्ष इस बार पिछले सत्र की तुलना में ज्यादा आक्रामक होगा, ऐसा मुझे लगता है। शुभमय, दो चीज़ें जो कि प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूँगा, क्योंकि ये बजट सत्र में जैसे कि कहा चक्षु जी ने कि जो फॉर्मेट है वो डिजिटल मोड ज़्यादा रहेगा, और जैसे कि पहले हम देखते थे कि प्रतियों के थ्रू जो पूरा बजट है वो प्रोसेस इस बार बदलने जा रहा है। उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान अगर आप देखते हैं जनप्रतिनिधियों के नज़रिए से, किस तरीके से जिज्ञासा और उसको पढ़ने के बाद उस पर बहस या फिर जवाब और मीडिया में उसकी खबरों को लाना आप लोगों के लिए चैलेंज ज़्यादा होगा? हमारे लिए जो चैलेंज जो हर साल रहता है वही चैलेंज रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब डिजिटल में जब पूरा बजट पेश होगा तो निश्चित ही कई सारे मेंबर्स के लिए ये थोड़ा सा नया चीज़ होगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि वो फ्लैश ड्राइव सबको प्रस्तुत करा रहे हैं कि अपने पास, ताकि उनको इंटरनेट के लिए ज़रूरत इस निर्भर ना करना पड़े अपने बजट के कॉपी पढ़ने के लिए। खैर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब कैसे होगा वो तो पार्लियामेंट्री मतलब वो तो संसद के ऑफिसर्स ही जानेंगे। एक चीज जरूर है कि जब और ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टेट असेंबली और इस रास्ते में चल चुके हैं जिनका बजट पूरी डिजिटल होता है। इसलिए इस बात में सेंटर करे स्टेट्स के जिसे कहते हैं पीछे चल रहे हैं जहां तक ये वाला कदम का सवाल है। इसलिए नयापन जरूर है, लेकिन इतना भी नयापन नहीं कि मेंबर्स को पता नहीं है इसके बारे में। दूसरी बात यह है कि बजट में जो सबसे बड़ा सवाल आ जाता है वो ये है कि बजट में जो लेखा जोखा होता है, जो सब कुछ का आलोचना होता है, बहुत सारे समय उसका आलोचना वगैरह कुछ दिन बाद जाके, पहले दिन में तो बजट अपने आप में एक प्रस्तुति, एक तरह से कहते हैं एक ओकेशन हो जाता है, एक मीडिया फेस्टिवल नहीं कहूँगा पर एक मीडिया ओकेशन हो जाता है जब ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। लेकिन बाद में जब बजट के बारे में जब बिंदु बिंदु से लोग देखते हैं, उनके बारे में डेटा वगैरह की आलोचना करते हैं, तब हाँ बहुत सारे चीज़ों का लेकर चलना पड़ेगा कि बजट हम कहाँ लेकर चल रहे हैं। बजट के कॉपी लेकर किसी मंत्री या किसी मेंबर्स के पास पहुंचे, या बजट के फ्लैश ड्राइव लेकर और साथ में अपना आईपैड, आईफोन वगैरह ये सब लेके पहुंचे, ये सब चीजें तो है ही। और मुझे लगता है इसका भारत इज टेक्नोलॉजिकली सभी कंट्री है, तो लोग बहुत जल्दी इसमें अपना एडजस्ट कर लेंगे। बजट में सबसे इस बारी इन सब चीजों को, टेक्नोलॉजिकल चीजों को छोड़ के सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि बजट में, जैसे प्रदीप जी भी बता रहे थे, कि बहुत सारे ऐसे मांगों पर आलोचना होने की संभावना है। बहुत सारी चीजों पर वित्त मंत्री का कमेंट रहेगा कि इकोनॉमी में कैसे किस तरह से फिर से इन्वेस्टमेंट का, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जोर लाया जाए। और इस मामले को देखते हुए इस बारी का बजट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक इकोनॉमी, दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमीज का, दुनिया में ज्यादातर क्या कई सारी इकोनॉमीज का हालत काफी गंभीर होने की वजह से इस बारी जो बजट भारत पेश करेगा वो एक, जिसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये बजट पेश होगा। पूरा अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पटरी में लाने के लिए सरकार निश्चित ही बहुत सारे कदम उठाएंगे। इन सारे कदम जो उठाएंगे, इन सब चीजों पर डिस्कशन का क्षेत्र बहुत बड़ा रहेगा, बहुत विस्तृत रहेगा। और साथ में
क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जैसे कुछ बातें चल रही हैं फार्म बिल्स वगैरह, इन सब को लेकर भी बहुत सारी सरकार ने पिछले साल रिफॉर्म्स के कदम उठाए हैं। इन दोनों चीजों को अगर हम साथ में लेकर चले तो इस बारी का बजट किसी दूसरे साल के बजट से तुलनात्मक ढंग से बहुत ही अलग है। इसका रोल हम बहुत सालों तक इस पर आलोचना करते रहेंगे कि इस बजट ने किस तरह का भारत में एक जो डिवास्टेशन आया था उसका किस तरह से इसका मुकाबला किया है, क्या किन बिंदुओं पर जोर दिए हैं, कहां पर सक्षम हुए हैं। इसीलिए इस बारी का बजट आलोचना सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी मुझे लगता है इस पर काफी गहमा-गहमी रहेगी, बहुत विस्तृत डिस्कशन रहेगा और इसीलिए इस बारी का बजट सेशन हर मायने में एक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण सेशन रहेगा। प्रदीप जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शुभा कह रहे हैं कि जिस क्रूशियल वक्त में हम इस बजट को देखेंगे उससे ठीक पहले कोरोना से बाहर आते हुए हम नज़र आ रहे हैं। वैक्सीन हमारे देश में उसकी शुरुआत हो चुकी होगी और साथ ही साथ दुनिया भर में जिस तरीके से अभी भी कुछ देशों में कोरोना की महामारी का असर कम नहीं हुआ है और अर्थव्यवस्थाएं अभी भी मैं कहूँ कि या तो लॉकडाउन या उसमें जकड़ी हुई हैं। ऐसे में न सिर्फ सरकार के पास बल्कि हर राजनीतिक दल जो कि संसद में है, जिनके प्रतिनिधि हैं, उनके लिए एक मैं कहूँ कि एक शताब्दी का एक ऐसा मौका होगा जहां पर वो अपने रोल को भी देख सकते हैं और देश के साथ जोड़कर उसे आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशियल वक्त उनके लिए भी होगा। बिल्कुल कविन जी, देखिए ऐसा है कि दुनिया भर में, देश में ही नहीं दुनिया भर में जिन लोगों की भी रुचि भारतीय अर्थव्यवस्था में है उनकी नजर इस बजट पर होगी। ये बजट जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जा रहा है। हमारी बड़ी कोशिश है इस समय चीन से जो है इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए, उसके लिए क्या किस तरह का रोड मैप दिखता है। स्पष्ट रूप से अगर बहुत कुछ नहीं हो फिर भी अगर नीतियों के स्तर पर ये एक मैसेज जाए कि भारत इसके लिए तैयार है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सुरक्षित रहेगा। टैक्स को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं, ये बहुत सी चीजें हैं जिन पर लोगों की नजर रहेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखिए जब भी जो सत्तारूढ़ दल है उसके सामने राजनीतिक चुनौती होती, माहौल होता है, उसमें वो बेहतर बजट आता है। आप 91 को याद कीजिए, पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के दौर को, 97 याद कीजिए आप, चिदम्बरम का बजट आया था। और मुझे लगता है ये बजट भी जो है इस पर आपको, हालांकि हर बजट पर प्रधानमंत्री दखल उनकी छाप होती है जो भी प्रधानमंत्री रहे जब भी, लेकिन इस बजट पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी गहरी छाप होगी। बहुत नजदीक से वो देख रहे होंगे क्योंकि इसकी सफलता असफलता का जो है वो जिम्मा उन्हीं के ऊपर आने वाला है। सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अगर इस यहाँ से अर्थव्यवस्था में कोई कमी आती है या जो एक्सपेक्टेशन है, हर वर्ग की एक्सपेक्टेशन है, किसानों को अलग अपेक्षा है, मिडिल क्लास की एक एक्सपेक्टेशन है, सरकार के पास पैसा बहुत ज्यादा है नहीं देने के लिए। सरकार निवेश कैसे बढ़ाती है, मांग बढ़ाने के लिए जो है सरकार क्या करती है, इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करना, डिमांड साइकिल को रिवाइव करना, इन सब के लिए बजट में क्या आता है इस पर सब लोगों की नजर होगी और उसके हिसाब से उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई गड़बड़ होती है उसका नुकसान भी होगा बड़ा, अगर अच्छा होता है उसका फायदा भी बड़ा होगा। मैं एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा आपका, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड इस वक्त दिख रहा है, जिन भी कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसियों से बाहर निकलने की तैयारी हो रही है, ऐसे में इस बजट में कोई महत्वपूर्ण सेक्टर या आपको लगता है निवेश के नज़रिए से या फिर रिफॉर्म्स के नज़रिए से कुछ बड़े कदम आपको लगता है इसका संकेत वित्त मंत्री ने कहा, जबकि वो एक ऐतिहासिक बजट इस बार का होगा जो शायद पिछले 100 वर्षों में इस तरीके का बजट नहीं दिखा होगा, इसके मायने क्या होंगे? प्रवीण जी, पटाक्षेप क्या पटभूमि का तो ऑलरेडी तैयार है कि किस तरीके का सर्कमस्टांसेस में, प्रदीप जी जिसकी बात कर रहे थे, चक्षु जी जिसकी बात कर रहे थे कि किस पटभूमिका में ये बजट आ रहा है। अब उस पटभूमिका में वित्त मंत्री किस तरीके का अपना जिसे कहते हैं अपना प्ले, स्टेट ऑफ प्ले देते हैं, किस तरीके का
रोल निभाते हैं, किस तरीके का वेपन्स लेकर आते हैं, और मैं वेपन्स ही कहूँगा इस निराशा के दौर को खत्म करने के लिए। ये सब बहुत ही जिसे कहते हैं तात्पर्यपूर्ण चीज होगा। आपने निवेश की बात की और मैं कहूँगा निवेश ही इस बारी का बजट का सबसे बड़ा स्तंभ रहेगा, जहाँ तक मेरा आशा है, और ज़्यादातर कमेंटेटर्स का यही कहना है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 चीज़ की अभी इस वक़्त बहुत ज़रूरी है। एक तो जो सबसे गरीब हैं, उनको सहायता तरीके से सरकार दे सकती है, ताकि, क्योंकि जब हम भयानक एक जॉब लॉस की बात कर रहे हैं, उस दौर में किस तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट उनके लिए तैयार किया जाए। आज आप देखेंगे आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर का कमेंट आया है कि भारत के रिफॉर्म सही रास्ते पे चल रहा है, और साथ में उन्होंने टिप्पणी किया है कि सोशल सिक्योरिटी नेट भारत में बढ़ावा देने का इसके साथ जरूरी है, कि ताकि वो रिफॉर्म्स और भी कारगर हो। तो दोनों उसको एक तरफ रखते हुए दूसरी तरफ की जॉब्स को भी बढ़ाना और साथ में इकोनॉमी में गति लाने के लिए, इस सिर्फ अगले साल के नहीं, कई सालों की जो गति ला सकते हैं, और अभी एक स्वीट स्पॉट की बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का अगले 7-8 साल के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट, निवेश और बहुत वाइड स्प्रेड इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है। और ये जरूरत ही इस बारी का बजट का सबसे बड़ा मूल मंत्र रहेगा। लोग ज्यादातर इसी फिगर को, इसी को बजट के पन्नों से आकलन करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, डिजिटल पन्नों से अगर शुमा मैं कहूँ, जैसा कि चक्षु कह रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि जो बजट सत्र है 29 जनवरी से शुरू होगा राष्ट्रपति के भाषण के साथ, और साथ ही साथ 1 फरवरी को वित्त मंत्री 11 बजे लोकसभा में बजट को पेश करेंगे हर बार की तरह, और उसके बाद ये सत्र चलेगा, और साथ ही साथ जो इसका दूसरा हिस्सा होगा वो 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा। तो आज देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।